कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र में 4 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं। अभी 21 मार्च को आपका पेपर है, उसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आते हैं। सभी के वीडियो बन चुके हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का, यहाँ पर अब समझना, स्थिति तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि एक को निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण अनिश्चित हो जाता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। गणितीय रूप में ये हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, मतलब सूक्ष्म कण की स्थिति हो गई, और ये संवेग हो गया। इनका मान जो होता है h/4 से ग्रेटर या इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ बताना है डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है, और एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है। अगला प्रश्न है, आप बाउ का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं। तो विभिन्न उपकोषों के लिए बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम ये होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरह का क्रम होता है। और ये क्रम याद नहीं होगा, इसलिए एक तरीका ये है, इसको आप इस तरह से चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ 1s लिख लिए, फिर 2s 2p लिख लिए, 3s 3p लिख दिए, 4s 4p 4d, एक ही लाइन में लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ की यह लाइन नीचे की ओर लाना है। तो यहाँ पर ये 1s में भरेगा, 1s के बाद किस में भरेगा, 2s में भरेगा, 2s के बाद यहाँ पर देख लीजिए किस में भरेगा, फिर ये 3s में भरेगा, ये 2p में भरेगा, फिर ये 3s में भरेगा, फिर 3s से जाएंगे तो ये 3p और 4s, इस तरह से एक क्रम बना होता है। तो ये आप-बाउ का सिद्धांत कहलाता है। इसको चित्र के माध्यम से इस तरह बता सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से इसको बना के चित्र को और उसका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए, हुंड के नियमन के अनुसार हम क्या समझते हैं, किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। यहाँ पर देखिए कार्बन 6 है, यहाँ पर देख लीजिए ये उपकोष हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसमें सिंगल सिंगल जाएगा, ऐसा नहीं कि इकट्ठा इसमें डबल हो जाएगा। पहले इसमें सिंगल सिंगल ही जाता है। फिर ये नाइट्रोजन 7 है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। फिर ये इसका ऑक्सीजन 4 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पी में ज़्यादा हो गया, तब फिर ये जोड़ा बनाते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि पहले समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तभी फिर वो जोड़ा बनाना चालू करता है। अगला प्रश्न देखिए, डी ब्रागली की संकल्पना लिखिए, या कह सकते हैं कि डी ब्रागली की तरंग दैर्ध्य स्थापित करिए। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं डी ब्रागली की संकल्पना क्या है। प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण को प्रदर्शित करता है। माने यहाँ कण को क्या माना गया है, तरंग का रूप माना गया है। यही डी ब्रागली की संकल्पना है। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर होता है h न्यू। यहाँ पर h जो है प्लांक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। फिर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E = होता है mc²। यदि हम इन दोनों समीकरण को बराबर कर दें, क्योंकि दोनों तो ऊर्जा ही हैं, तो यहाँ पर ये mc² बराबर h न्यू हो गया। माने इसके बराबर हम क्या कर दिए, इसको कर दिए। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर h तो लिखे हैं, लेकिन न्यू बराबर होता है c/λ, तो यहाँ c/λ लिख दिए। यहाँ से देखेंगे कि ये c एक और ये c कट जाएगा, mc बराबर h/λ हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/mc है। यहाँ c प्रकाश का वेग है। अब इसी को यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि m संहति वाला कण v वेग से गतिमान है, यहाँ संहति का मतलब द्रव्यमान है, v वेग से
गतिमान है, तो यहाँ m की जगह m लिख दिए हैं, माने ये कण का द्रव्यमान हो गया, और c का मतलब कण का वेग हो गया, और ये उसके कण की से संलग्न तरंग दैर्ध्य हो गई। तो इस तरह से स्पष्ट है कि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग पर निर्भर करता है। ये देख लिए h/p लिख दिए हैं, m भी माने संवेग होता है, ये संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहीत लिखिए। तो बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहीत निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। इन स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। तो ये पहला कथन है उनका कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणांक होता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, कक्षा की त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो यहाँ mvr का मतलब कोणीय संवेग है, और nh/2π जहाँ n का मतलब 1 2 3 ये कक्षों की संख्या है। इस तरह से इसको सूत्र में भी लिख सकते हैं दूसरे वाले नियम को। तीसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो यह उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। यहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड ठहर कर तुरंत निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। तो इस तरह से ये बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिगृहीत हैं। अगला प्रश्न है, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये कक्ष है और ये कक्षक हो गया। नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है कक्ष कहलाता है। फिर ये नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं। यहाँ S कक्ष के अलावा विभिन्न कक्षकों का आकार अलग अलग होता है। कक्ष अदिशात्मक होते हैं। S कक्षक को छोड़कर सभी दिशात्मक होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय गति को दर्शाता है। यह इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाता है। कोश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह से कक्ष और कक्षक में अंतर है। अगला प्रश्न है, n+l का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके n+l का मान सबसे कम होता है। तो यहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है और l दिगंशी क्वांटम संख्या है। चलिए उदाहरण के लिए समझते हैं। यहाँ देखिए 2s और 2p है, तो यहाँ n+l का मान निकालते हैं। तो यहाँ n, ये जो n का मान है ये 2 और 3 है, इसमें 2 है, इसमें जो n का मान है यहाँ पर n+l का मान है, इसके लिए 2 है, क्योंकि यहाँ 2 कैसे हो गया, यहाँ n 2 है और s का मान क्या हो गया 0, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ये 2p है तो यहाँ 2 हो गया, p के लिए जो मान होता है वो 1 होता है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा 2s में, क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। उदाहरण के लिए समझें, यहाँ 4p है और 3d है, तो इसके लिए n और l का मान निकालते हैं। तो यहाँ इसका 4 है और p का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया कितना 5। यहाँ 3 है तो ये 3 लिख लिए, और d का मतलब क्या होता है 2, यहाँ भी कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ n+l का मान बराबर हो गया, तब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में प्रवेश करेगा जिसका मुख्य क्वांटम संख्या कम होती है। तो इसमें 4 में से ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4p में न जाके किस में जाएगा 3d में प्रवेश करेगा। बस यही चीज़ है। तो n+l का यही नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए
जिन संख्याओं की सहायता ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं ये 4 प्रकार की हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए इनको अब समझते हैं। यहाँ सबसे पहले समझते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे n से दर्शाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को प्रदर्शित करता है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे l से दर्शाते हैं, यह उपकोशों को प्रदर्शित करता है। किसी n के लिए l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो l के मान हैं अधिकतम 4 हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है। और जब 0 होता है l का मान तो यह S उपकोश को बताता है। यदि 1 होता है तो ये P उपकोश को बताता है। यदि ये 2 होता है तो D उपकोश को बताता है। और यदि 3 होता है तो F उपकोश को बताता है। ये भी समझ लेते हैं। यदि S है तो L का मान 0 होगा, और यदि P है तो L का मान 1 होगा, और यदि D है तो L का मान 2 होगा, F है तो L का मान 3 होगा। इस तरह से आप एक दूसरे को उल्टा उल्टा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि n बराबर 1 है तो L बराबर क्या होगा, 0, और इसका उपकोश केवल S होगा। इसके बाद यदि n बराबर 2 है तो यहाँ पर L के मान 2 होंगे और इससे 1 कम होंगे, मतलब ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 मान हो जाएंगे। तो यहाँ 0 माने S हो गया और 1 माने P हो गया। फिर यदि n का मान 3 है तो L का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यहाँ 3 से कम वाले जो मान होंगे 0 तक वो हम लेंगे। तो यहाँ भी देखिए, 0 का मतलब S हो गया, 1 का मतलब P हो गया, 2 का मतलब D हो गया। इसी तरह से यदि n का मान 4 है तो L का मान यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, माने 4 से कम 0 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ये 0 का मतलब S समझना है, 1 का मतलब P समझना है, 2 का मतलब D समझना है, 3 का मतलब क्या समझना है, F समझना है। इस तरह से यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे प्रकार की। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है, इसे m से दर्शाते हैं। यह किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। किसी L के लिए m का मान -L से +L तक होते हैं और संपूर्ण मान 2L+1 होते हैं। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर, यदि L बराबर 0 है तो m का मान 0 होगा। यदि L बराबर 1 है तो +1 से -1 तक, या -1 से +1, तो -1 0 और ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 है तो ये -2 से कहाँ तक जाएगा, +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से जाएगा। यदि 3 है तो -3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, +3 तक जाएगा। इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे S से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त और वामावर्त के घूर्णन के अनुसार चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान को दर्शाता है, एक +1/2 और ये होता है -1/2। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण पर प्रकाश डालिए। तो चलिए संक्रमण तत्व समझते हैं। क्या है संक्रमण तत्व? जिन तत्वों अथवा उनके आयनों में आंशिक रूप से भरे n-d कक्षक होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इनके सामान्य गुण क्या हैं? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 n-1 d1 से 10 तक होता है। इनके बाह्य कोश 2 अपूर्ण होते हैं, 2 कोश अपूर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर ns वाला और ये nd वाला, n-1 d वाला। इनकी प्रकृति धात्विक होती है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये संकुल लवण बनाते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये सरलता से मिश्रातु या मिश्र धातु बनाते हैं। फिर ये अनुचुंबकीय होते हैं, सरलता से अंतराली यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। अब अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के निम्न गुणों में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। तो यहाँ परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋण विद्युतता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी होती है।
इसके बाद ऋण विद्युता है, तो किसी आवर्त में बाएं से दाने जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है, जिससे ऋण विद्युता में भी वृद्धि होती है। फिर यह आयनन ऊर्जा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। फिर है संयोजकता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्या होता है, घटती है। इस तरह से यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिग्मा बंध तथा पाई आबंध में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए सिग्मा बंध और पाई बंध को समझते हैं। किन्हीं भी दो संकृत या असंकृत परमाणु ऑर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से या सम्मुख अतिव्यापन से पाई सिग्मा बंध बनता है। जैसे यदि एस एस के कक्षक सम्मुख अतिव्यापन करें, एस पी के सम्मुख अतिव्यापन करें, पी एक्स के सम्मुख अतिव्यापन करें, एस पी थ्री का यस से, sp2 का sp2 से, इस तरह से जब सम्मुख अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। यहाँ दो परमाणु ऑर्बिटल के बीच समांतर अतिव्यापन या पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। जैसे py और py का पार्श्व अतिव्यापन होता है, pz और pz का पार्श्व अतिव्यापन होता है, तो पाई बंध बनता है। अधिकतम अतिव्यापन की संभावना के कारण मजबूत बंध होता है ये, न्यून अतिव्यापन के कारण कमजोर बंध होता है। एस ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से केवल सिग्मा बंध बनता है, एस ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से पाई बंध नहीं बनता है। ऑर्बिटलों का अतिव्यापन सममित रूप से होता है, अंतर्नाभिकीय तल के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं, यह सममित नहीं होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। इसमें अक्षीय आबंध विषुवतीय आबंधों की अपेक्षा अधिक लंबे क्यों होते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इसमें sp3d संकरण पाया जाता है और इसी के अनुसार इसकी संरचना निर्धारित होती है। इसमें एक s 3p और एक d कक्षीय संकृत होते हैं और 5 नए sp3d संकृत ऑर्बिटल में से 3 जो हैं 120 डिग्री के कोण पर बनाते हुए तथा 2 ऑर्बिटल तल के ऊपर एवं नीचे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, अतः PCl5 की जो आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो ये sp3d की ही संरचना होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। फास्फोरस के बाहरी माने पूरे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 15 होती है और उसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उसको कक्षकों में, बाह्य कक्षकों में इस तरह से दर्शाया जा सकता है। ये 3s से लेकर के यहाँ पर इतना जो है ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के x में, y में, z में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3d कक्षा खाली होता है। यदि उत्तेजित अवस्था होती है तो ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है एक इसमें चला जाता है, ये देखिए इसमें इस तरह से, तो ये 5 कक्षक हो गए, एक s हो गया, 3p हो गया और एक d हो गया। अब ये पांचों कक्षक संकृत होकर के यहाँ पर sp3d संकृत कक्षक बनाते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 बना लेते हैं। और इतना बनाने के बाद यहाँ पर जो है फिर ये क्लोरीन इसमें मिल जाता है। तो इसकी संरचना ऐसी होती है, ये त्रिकोणीय होता है। यहाँ पर 120 की कोण पर ये 3 होते हैं और ऊपर नीचे जो होते हैं ये 180 के कोण पर, ये 90 के कोण पर ऊपर नीचे तल के होते हैं। अगला प्रश्न है, सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए सिग्मा बंध की बात करते हैं। तो जब दो अर्धपूर्ण SS या फिर SP या फिर PP कक्षक में सम्मुख अतिव्यापन होता है तो उनके बीच जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध बनता है। जैसे यहाँ पर ये SS के बीच में जब बना तो यहाँ पर ये सिग्मा बंध बन गया, ये देख लीजिए ये सिग्मा बंध है। इसी तरह से यहाँ पर जब sp अतिव्यापन हुआ, माने एक x का एक p का सम्मुख अतिव्यापन होता है तो यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। फिर ये p के बीच का सम्मुख अतिव्यापन होता है तो यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो इस तरह से जब भी s का, sp का और pp का सम्मुख अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाई आबंध की। तो जब 2 या 2 से अधिक अर्धपूर्ण कक्षक आपस में पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है। यह बंध दुर्बल होता है और इस तरह से ये पाई बंध बन जाता है। तो जब पार्श्व अतिव्यापन हो तब क्या बनता है, पाई बंध बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, sp3 संकरण क्या है,
उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो चलिए sp3 संकरण को समझते हैं। जब s उपकोष का एक कक्षक p उपकोष के 3 कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास द्वारा 4 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं तो sp3 संकरण कहते हैं। तो ज़्यादा याद नहीं करना है, इसमें यश का 1 है, p के 3 है और ये मिल करके 4 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये चारों त्रिविम में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 कोण पर बनते हैं, अर्थात ये चारों कक्षक सम चतुष्फलक के चारों कोणों की ओर निर्देशित होते हैं। ये इसकी संरचना है इस तरह से, ये 109 डिग्री पर 4 कोणों पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। ये मीथेन में sp3 संकरण कैसे पाया जाता है। तो एक कार्बन का परमाणु विन्यास है और यहाँ पर साधारण अवस्था में कार्बन ये है, तो हमको इतना देखना है बाह्य कोश का। तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरें। यदि उत्तेजित अवस्था होता है तो यश का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और चला जाता है। इस तरह से ये 4 कक्षक खाली होते हैं। और जब व्यापन होता है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आ करके इसमें भर जाते हैं और इस तरह से CH4 प्राप्त हो जाता है। तो इनके बीच sp3 संकरण होता है। अगला प्रश्न है, हेस का नियम लिखिए, उदाहरण सहित समझाते हुए इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा या एक से अधिक पदों में किया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है। तो सीधा सीधा हेस का नियम फिर से समझ लीजिए। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन है और यह 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा हो रहा है या एक से अधिक पदों में किया जाए, तो इस प्रक्रिया में जितनी भी ऊष्मा का परिवर्तन होता है, माने ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, उसकी मात्रा स्थिर रहती है। इसे ही हेस का नियम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में समझ सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को CO2 में निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। प्रथम विधि में देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है और इससे सीधे क्रिया करने पर ये CO2 बन गया और इसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन है ये है -393.5 किलो जूल प्रति मोल। इस तरह से ऊष्मा यहाँ पर उत्सर्जित होती है। दूसरी विधि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की ये है कि कार्बन है और इसको हम अल्प मात्रा ऑक्सीजन में, आधी मात्रा के ऑक्सीजन में कराते हैं तो पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और इसमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है -110.5 किलो जूल। अब मान लीजिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फिर से ऑक्सीजन, आधे ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने पदों में बना? 2 पदों में, और इसकी ऊर्जा इतनी होती है। अब यदि हम दोनों पदों की ऊर्जा को जोड़ दें तो ये -393.5 हो जाती है, माने इतनी ही ऊर्जा आ जाती है। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रम हो, यदि कई विधियों में हो रहा है, कई पदों में हो रहा है, तो उससे निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? स्थिर होती है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या है? तो किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करने में, बंध ऊर्जा के निर्धारण में हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू के निर्धारण की विधि का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। तो यहाँ उपकरण का नामांकित चित्र होना चाहिए, विधि का वर्णन करना है, कौन सा सूत्र लग रहा है वो सूत्र लगाना है। तो चलिए यहाँ पर उपकरण का वर्णन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ उपकरण का नामांकित ये चित्र है, इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। यहाँ ये तापमापी है, यहाँ नमूना पदार्थ है, कुचालक आवरण है, बम कैलोरीमीटर, इसके भीतर पानी भरा हुआ है, ये बम कैलोरीमीटर ये कहलाएगा। बंद ऑक्सीजन का पात्र कहला गया, यहाँ पर ऑक्सीजन भरने के लिए यहाँ पंप लगा हुआ है और विद्युत संपर्क प्रवाहित करने के लिए पूरा प्रक्रिया बनाया गया है। तो चलिए बम इस तरह से है। अब इस चित्र के बारे में हमको लेना है। तो बम कैलोरीमीटर के कप में, ये बम कैलोरीमीटर का यहाँ पर ये कप कहला गया, कप में पदार्थ की अल्प मात्रा लेकर कैलोरीमीटर में 20 से 25 वायुमंडलीय दाब तक O2 गैस भर लेते हैं। तो ये O2 गैस भरने का ये पंप है, इसमें पदार्थ लेना है और पदार्थ के साथ साथ इसमें इतने वायुमंडलीय दाब पर O2 गैस भर लेना है और इसे फिर क्या कर देते हैं? सील कर देते हैं। इसे ताप रोधित वाटर बाथ में डुबो देते हैं और इस बम कैलोरीमीटर को एक ऐसे पानी में डुबो देते हैं जिसका ताप क्या है, बाहर से आ नहीं सकता या फिर अंदर का ताप बाहर नहीं जा सकता। तो ये ताप रोधी एक बर्तन में इसको हम डुबो करके रख देते हैं। अब इसमें
विलोडक और थर्मामीटर भी डूबा रहता है। तो ये जो है विलोडक है, विलोडक का काम है इस पानी को हिला करके ताप को बराबर करना, और ये थर्मामीटर है ताप को नोट करने के लिए। तो इस तरह से इसमें हम लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जल का प्रारंभिक ताप नोट कर लेंगे इस थर्मामीटर से। जो जल में डूबा हुआ है इसका प्रारंभिक ताप नोट कर लेते हैं। अब ताप नोट करने के बाद हमको क्या करना है, विद्युत स्पार्क। यहाँ विद्युत स्पार्क करने के लिए हम विद्युत स्पार्क करते हैं तो इसमें दहन हो जाता है, वो पदार्थ जल जाता है, जिससे उसकी ऊष्मा निकल करके आगे की ओर बढ़ती है, जिससे इस जल का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब जल का ताप बढ़ जाता है तो कुछ देर बाद जब सामान्य ताप हो जाता है तो इस ताप को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इस तरह ताप में वृद्धि तथा कैलोरीमीटर के जल तुल्यांक के आधार पर हम उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर लेते हैं और इस अभिक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है बम कैलोरीमीटर से प्रायोगिक निर्धारण करना है। अब इसका सूत्र क्या है, दहन में उत्पन्न ऊष्मा, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक, ताप में परिवर्तन और जल की विशिष्ट ऊष्मा, इनका गुणनफल जो होता है, इससे हमको आंतरिक ऊर्जा का पता चल जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण स्थापित कीजिए। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मुक्त ऊर्जा किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी काम में या कार्य में लगाया जा सके, तंत्र की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। मुक्त ऊर्जा का जो गणितीय रूप है ये होता है G बराबर H माइनस TS। यहाँ पर H माने तंत्र की एंथैल्पी है, S तंत्र की एंट्रोपी है और T तंत्र का तापक्रम है। अब इसमें प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्थाओं के लिए इसी समीकरण को हमको दो बार लिखना है। देखिए ये G लिखा है, H लिखा है, T लिखा है, S लिखा है। तो एक नियत ताप पर हम देखेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 लगा देना है। इसी तरह अंतिम अवस्था के लिए जो पूरा ये समीकरण है इसको दोबारा से उतार दिए हैं, और यहाँ दोबारा से उतारने का मतलब ये है कि ये अंतिम अवस्था है तो सिर्फ 2 लगा देना है टी को छोड़ करके, क्योंकि स्थिर ताप पर हम ये निकालते हैं। अब यहाँ पर यदि हम डेल जी की बात करते हैं तो डेल्टा जी का मतलब होता है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये अंतिम अवस्था की मुक्त ऊर्जा, ये प्रारंभिक अवस्था की मुक्त ऊर्जा। अब यहाँ G2 का जो मान है ये वाला, ये मान यहाँ रख दिए हैं, देख लीजिए ये मान यहाँ रख दिए हैं। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस कर दिए हैं, और ये G1 का मान रख दिए हैं, ये पूरा G1 का मान रख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ H2 माइनस H1 हो जाएगा, और यहाँ पर S2 माइनस क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे हम। तो यहाँ निकालने पर अब देख लीजिएगा, यहाँ से हम अलग अलग कर लिए हैं। अब यहाँ H2 माइनस H1 है, और यहाँ पर TS2 माइनस TS1 हो गया, इसको T कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से T बाहर निकाल लेंगे। अब S2 माइनस Hn को हम डेल्टा H लिख देंगे, और S2 माइनस S1 को क्या लिख देंगे, डेल्टा S लिख देंगे। तो ये जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आया इसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में दहन एंथैल्पी माइनस 393.5 जूल, कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनाने पर उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका ये दहन हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, ये CO2 बना। और इसमें जो एंथैल्पी का मान दिया है ये दिया है डेल्टा H का मान माइनस 393.5, और यहाँ पर 1 मोल निकलता है, और 1 मोल का मान कितना है, ये 44 ग्राम है। कैसे 44 ग्राम हो गया, यहाँ कार्बन है तो कार्बन का होता है 12, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन हो गया तो 32। इस तरह से यहाँ कार्बन के अणु का जो भार है, आणविक भार, वो कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर हमको 35.5 ग्राम CO2 बनाना है, तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसके लिए सूत्र है 1 ग्राम द्रव्यमान और अणुभार और 1 मोल की ऊर्जा। तो यहाँ पर जो ग्राम द्रव्यमान है ये कितना दिया है, 35.2, और इसका जो अणुभार है वो कितना है, 44 है, और इससे जो 1 मोल की ऊर्जा इतनी है। तो इसमें यदि हम इसको हल कर देंगे तो माइनस 314.8 किलो जूल जो है इतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए लगेगी। अगला है साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं लिखिए।
तो चलिए साम्यावस्था स्थिरांक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इनको समझते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होता है। माने यदि ताप निश्चित है तो साम्य स्थिरांक का मान भी क्या होगा, निश्चित होगा। किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान दाब तथा आयतन पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ये सिर्फ किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक का मान अभिकारकों क्रियाफलों के प्रारंभिक मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साम्यावस्था पर उनके सांद्रण पर निर्भर करता है। फिर है, यदि अभिक्रिया विपरीत कराई जाती है तो साम्य स्थिरांक का मान भी पूर्व अभिक्रिया के विलोम हो जाता है, अर्थात यदि साम्य स्थिरांक k होगा तो प्रतीप अभिक्रिया के लिए 1/k हो जाएगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त नई अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक पूर्व में ज्ञात साम्य स्थिरांक का वर्गमूल होगा। यदि पहले का जो साम्य स्थिरांक है 4 है तो जो 2 से विभाजित करने पर उसका जो होगा इसका वर्गमूल कर देंगे तो साम्य स्थिरांक का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यदि यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक k है और 2 से गुणा कर दिया जाए तो अभिक्रिया के लिए प्राप्त साम्य स्थिरांक k का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर यदि साम्य स्थिरांक पूर्व का 4 है और यदि हम गुणा कर देंगे तो उसके साम्य स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि अभिक्रिया को 2 चरणों में लिखा जाता है तो इन पदों के साम्य स्थिरांक k1 k2 हैं, तो k बराबर k1 इंटू k2, और भी इस तरह कई पद होंगे तो k1 इंटू k2 इंटू k3, इस तरह साम्य स्थिरांकों का गुणा हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। साम्य स्थिरांक kp और kc में संबंध स्थापित कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए kp बराबर kc r t डेल्टा n। तो चलिए यहाँ पर संबंध देखते हैं। माना एक रासायनिक उत्क्रमणी अभिक्रिया में अभिकारक A व उत्पाद B तथा उत्पाद C व D सभी गैसीय अवस्था में है, तो एक समीकरण हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो यहाँ पर ये जो A और B हैं ये इसके, तो यहाँ इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार जो यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक है सांद्रण अवस्था में, उसको इस तरह से लिखते हैं। पहले उत्पाद का लिखते हैं, तो ये हुआ C, ये लिख दिए C, और इसमें जो ये इसके मोलों की संख्या है उसको घात में लिखते हैं। फिर ये D है तो यहाँ पर D लिख दिए और उसके मोलों की संख्या यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद इसमें अभिकारक लिखते हैं, तो अभिकारक में A और इसके मोलों की संख्या A हो गई, फिर ये B है और B के मोलों की संख्या B हो गई। इस तरह से हमको साम्य स्थिरांक को दर्शाना होता है। अब यदि आंशिक दाब के नियम के अनुसार हम चलें तो यहाँ पर इनका दाब लिखा जाता है। तो पहले यहाँ पर उत्पाद का दाब लिखा जाता है ऊपर, तो ये लिख दिए PC, फिर इसके मोलों की संख्या, फिर ये D का दाब हो गया, फिर इसके मोलों की संख्या, इस तरह से लिखते हैं। फिर ये A का दाब हो गया, यहाँ पर बटे में हमको अभिकारक लिखना पड़ता है, इसके मोलों की संख्या। फिर यहाँ B का दाब हो गया और इसके मोलों की संख्या हो गई। इस तरह से हम जब दर्शाते हैं तो ये Kp जो है साम्य स्थिरांक है दाब अवस्था में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से यहाँ PV = nRT होता है, तो यहाँ पर P बराबर N/V/RT लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोलों की संख्या है, एकांक आयतन में मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं, तो यहाँ पर N/V जो है उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, CRT। अब यहाँ पर जो Kp है ये वाला समीकरण, इस समीकरण को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब इसमें सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यदि हम P का मान रखते हैं तो क्या होता है, CRT होता है। तो यहाँ पर सब लिख दिए हैं, ये देख लीजिए, PC के लिए भी लिख दिए हैं CRT-C। अब यहाँ D वाला है तो ये लिख दिए DRT-D। फिर यहाँ पर ये फिर A वाला है तो ये लिख दिए ART-A। फिर यहाँ पर जो है D लिख दिए, ये B है तो यहाँ पर लिख दिए BRT। तो ये जो CDAB है ये इसकी सांद्रता है, मोलर सांद्रता है। अब यहाँ पर अब हम काम करते हैं कि यहाँ से यदि हम RT अलग कर लें, देखिए इसमें RT है, इसमें RT है,
इसमें RT है, इसमें RT है, तो ये RT बाहर निकालेंगे तो इसकी घात C है तो यहाँ पर C लिख दिए, फिर इसकी घात D है तो यहाँ पर D लिख दिए, फिर बटे में आ जाते हैं, इसकी घात A है तो ऊपर जाएगी तो -A हो जाएगा, ये B है तो ये भी -B हो जाएगा, इसी का कोष्टक लगा करके यहाँ हम अलग कर दिए हैं। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि ये इसी तरह से हम लिख दिए, तो ये जो मान आया ये वाला, यदि हम इसको कंपेयर करें केसी से तो ये किसके मान के बराबर हो गया, केसी के मान के बराबर हो गया। तो इसके स्थान पर हम केसी लिख देते हैं, ये RT लिख दिए हैं, और यहाँ पर ये जो मोलों का अंतर आया उसको हमको क्या लिखना है, डेल्टा एन, जहाँ पर ये क्या है, अभिकारक के मोलों, ये उत्पादों के मोलों की योग, और ये है अभिकारकों के मोलों का योग का अंतर, उसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एन। इस तरह से केपी और केसी में ये संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 450 केल्विन पर Kp बराबर 2.0 × 10⁻10 बार की साम्यावस्था अभिक्रिया के लिए ये 2SO2 + O2, फिर ये साम्यावस्था में 2SO3, इस प्रकार इस ताप पर K का क्या मान होगा। तो यहाँ पर K का मतलब यहाँ Kc का क्या मान होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं Kp बराबर Kc RT डेल्टा एन, ये सूत्र होता है। यदि हम Kc का सूत्र बनाएंगे तो इनका पक्षांतर कर देंगे तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पर अभिक्रिया में जो डेल्टा एन का मान है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या तो कितनी हो गई, 2। फिर इसके बाद घटाकर को हमको लिखना है अभिकारक के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर कितना है, 2, तो इसको लिखेंगे -2। फिर यहाँ पर इसके अभिकारक की संख्या यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो -1, यहाँ पर 2 और 2 कट जाएंगे तो डेल्टा एन का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो यहाँ Kp का मान देख लीजिए ये है तो ये लिख दिए, इसके बाद R का मान ये होता है तो ये लिख देंगे, T का मान 450 दिया है तो 450 लिख दिए, डेल्टा एन का मान -1 है तो -1 लिख दिए। यदि इस -1 को हटाना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर लिख देंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे तो इतना यहाँ पर 7.4 × 10⁻11 मोल प्रति लीटर यहाँ पर इसकी सांद्रता का साम्य स्थिरांक की सांद्रता हो जाएगी, साम्य स्थिरांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के एक शुद्ध सैंपल को एक खाली पात्र में 473 केल्विन पर रखा गया है। साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर, चलिए दोबारा से इसको देख लेते हैं। प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। तो इसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पतली पत्ती को इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रता विलयन में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये जो विलयन है ये हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर वाला विलयन है, और यहाँ पर ये प्लेटिनम की पत्ती है और इसको इसी में डुबो कर के रखा गया है। यह एक कांच की नली से ढका हुआ होता है। तो ये जो प्लेटिनम की पट्टी है, तार है, ये किससे ढकी होती है, कांच से ढकी होती है। इसमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर हम 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह से नली में से 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम में हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और शीघ्र ही हाइड्रोजन गैस और H3O+ आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड की तरह कार्य करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तो उस पर ऑक्सीकरण होता है, और इस पर होने वाली सेल की अभिक्रिया इस तरह से है कि यह हाइड्रोजन गैस है, ये इस तरह से अपने आयनों में विघटित हो जाती है और इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। इस सेल की अभिक्रिया को ऐसे लिखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये प्लेटिनम पर अवशोषित है तो PtS2 गैस हो गया, और कितने पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आया है ये 1 मोलर वाले विलयन में जा कर के घुल जाएगा, तो 2H+1 ये 1 मोलर के विलयन में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो क्रिया होती है एनोड पर होती है। अब कैथोड पर होने वाली जो क्रिया होती है वो अपचयन क्रिया होती है कि यहाँ पर मान लीजिए ये हाइड्रोजन आयन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए तो H2 गैस में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर ये 2H+ जो है कहाँ से मिलेंगे, मोलर विलयन से मिलेंगे, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस होगी किस पर मुक्त होगी,
पत्ती पर मुक्त होगी और ये किस पर, कितने दाब पर है, एक वायुमंडलीय दाब पर है। तो इस तरह से यहाँ पर कैथोड में हम इसकी अभिक्रिया को लिखेंगे। और मानक स्थिति में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान 0 होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनल, हेप्टेन, 4 ओन। इनको हमको इस तरह से संरचना सूत्र में, इस आबंध रेखा सूत्र में हमको व्यक्त करना है। तो इसके लिए देख लीजिए कैसा कैसा करना होता है। तो यहाँ आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, तो पहले ये संपूर्ण संरचना का सूत्र है CH3CH CH3OH। तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये जो स्वतंत्र सिरा होता है, जो किससे नहीं जुड़ा होता, वो किसको बताता है, CH3 को बताता है। और ये भी स्वतंत्र सिरा है, ये भी किसको बताता है, CH3 को बताता है। अब यहाँ पर ये जो OH है, तो OH जुड़ा है, यहाँ पर क्या रहेगा, C और CH को बताएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो बिंदु है ये CH को बताता है। तो इस तरह से हमको, इस तरह से आबंध रेखा सूत्र है इसका। इसके बाद ये संपूर्ण संरचना है किसकी, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनल की। तो यहाँ पर ये 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ भी मेथिल जुड़ा है 2 पर और 3 पर। तो ये डाईमेथिल हो गया। और ये क्या है, ब्यूटेनल है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। अब इसको हमको व्यक्त करना है। तो ये स्वतंत्र सतह 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में क्या है, CH3 है। फिर यहाँ पर ये 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में यहाँ पर ये CH होगा। और यहाँ पर ये स्वतंत्र सतह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। कुछ नहीं लिखेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। जो खुले होंगे वो CH3, जैसे यहाँ भी खुला है तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। अब ये यहाँ पर हो जाएगा CHO ही रहेगा और यहाँ पर CH रहेगा। इस तरह से ये जो है इसका आबंध रेखा सूत्र होता है। अब यहाँ पर ये देखिए संपूर्ण संरचना ये हेप्टेन 4 ओन की है। तो इस तरह से यहाँ पर ओन लगा हुआ है, माने ये एक तरह का कीटोन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 7 नंबर में CH3 है, स्वतंत्र सतह है, तो यहाँ CH3 रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये CH2 रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा, CH2 रहेगा। अब यहाँ पर इधर भी जुड़ा है, यहाँ 4 बंद हो गए, तो सिर्फ क्या रहेगा, यहाँ C रहेगा। फिर ये स्वतंत्र सतह है, तो यहाँ पर ये 3 नंबर में क्या रहेगा, CH2 रहेगा। फिर ये भी CH2 रहेगा। अब ये बिल्कुल फ्री हो गया, तो यहाँ पर क्या समझना है, CH3। इस तरह से यहाँ पर हमको यदि आबंध रेखा सूत्र है तो संपूर्ण संरचना बना सकते हैं, संपूर्ण संरचना वाला है तो आबंध रेखा का सूत्र बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। तो प्रेरणिक प्रभाव समझते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। यह एक स्थायी प्रभाव है, यह एक अस्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव सिग्मा बंधों के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है और यह प्रभाव पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। आंशिक धन आवेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है इसमें प्रेरणिक प्रभाव में। इसमें पूर्ण धन आवेश तथा पूर्ण ऋण आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसके कारण योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। अणु में यह सदैव उपस्थित रहता है। यह प्रभाव अभिक्रिया के दौरान आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक में अंतर लिखिए। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक में अंतर देखते हैं। ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। इनमें प्राय सीसी बंध पाया जाता है। इनके चक्र में एकांतर क्रम में एकल व द्विबंध पाए जाते हैं, माने पहले एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, इस तरह एकांतर क्रम में पाए जाते हैं एरोमेटिक में। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण सरलता से नहीं होता है एलिफैटिक में। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण सरलता से होता है। इनकी दहन ऊष्मा अधिक होती है, इनकी दहन ऊष्मा कम होती है। इनके OH मूलक उदासीन होते हैं, इनके OH मूलक अम्लीय होते हैं, इनके मूलक क्षारीय होते हैं, इनके मूलक अम्लीय होते हैं। इस तरह से इसमें अंतर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो ये 3,3 डाईमेथिल पेंटीन। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये 3,3 डाईमेथिल पेंटीन कैसे हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम पेंटीन हो गया। और यहाँ पर 3,3 का मतलब ये है कि इस 3 में CH3 मेथिल जुड़ा है, यहाँ पर मेथिल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा डाईमेथिल पेंटीन।
इस तरह से अगला वाला देख लेते हैं, 4 मेथिल हेक्सेन 2 आल। तो यहाँ पर 4 मेथिल है, तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, तो यहाँ से गिनती चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 कार्बन हो गए, तो ये हो गया हेक्सेन। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑल है, इसका मतलब 2 नंबर में ये एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा है। फिर यहाँ पर 4 नंबर में क्या जुड़ा है, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। अब इस तरह से 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर करेंगे तो 2 ही कार्बन है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 नंबर में भी ब्रोमो जुड़ा है, 2 नंबर में भी ब्रोमो जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर में, तो 4 नंबर में ये जो हो जाएगा इसका नाम है नाइट्रो, और 1 कार्बन वाले को एथेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया नाइट्रो एथेन। इस तरह से हमको इसको संरचना सूत्र लिखना है इनका। अब अगला प्रश्न है, कैसे प्राप्त करोगे? तो बेंजीन से BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन से एसिटोफिनॉन, क्लोरोएथीन से PVC माने पॉलीविनाइल क्लोराइड, और टेट्राफ्लोरोएथीन से टेफ्लॉन। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। चलिए एक तरफ से देख लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन का समझते हैं। तो बेंजीन हो गया, तो बेंजीन C6H6 होता है। ये हम क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये इस तरह से C6H6Cl6 बन जाता है। छोटा सा समीकरण है। बेंजीन से BHC बनाने का तरीका ये है। इसके बाद बेंजीन से एसिटोफिनॉन है, तो यहाँ पर ये बेंजीन है, आप इसको C6H6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O ये है इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, ये Cl को विस्थापित कर देना है, और इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, बाकी चीज़ें वैसे उतार देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये एसिटोफिनॉन बन जाएगा। अब बात करते हैं क्लोरोएथेन से। तो क्लोरोएथेन से हमको पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है, PVC बनाना है। तो ये यहाँ पर क्लोरोएथीन का ये समीकरण है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में और उच्च ताप में इसके साथ इसका बहुलीकरण हो जाता है। तो कुछ नहीं, ये देखिए CH2 लिखा है, यहाँ CH लिखा है, यहाँ Cl लिखा है। केवल ये जो डबल बंध था, ये बंध इधर और इधर हो जाएगा, और इसकी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, यहाँ पर N लग जाएगा, तो ये बहुलीकरण कहला गया। तो इसमें क्या बनता है, PVC बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। इसको विनाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। फिर यहाँ टेट्राफ्लोरोएथीन से टेफ्लॉन। तो यहाँ भी ये देखिए CF2 ये टेट्राफ्लोरोएथीन से है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, उच्च दाब व ताप लेते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, कुछ नहीं है, CF2 को वैसे लिख दिए, यहाँ भी CF2 वैसे लिख दिए हैं। केवल ये बंध यहाँ से डबल बंध था, ये हट के अलग अलग बाहर तरफ यहाँ भी बंध लगेगा, और इसकी लंबी श्रृंखला नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जो यौगिक हैं जुड़ते जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर जो है ये टेफ्लॉन बन जाएगा। ये इसका बहुलीकरण हो जाएगा इस अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, हकल का नियम क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो चलिए समझते हैं। इस नियम के अनुसार वे सभी समतलीय चक्रीय यौगिक जिनके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फार्मूला याद रख लीजिए, जिसके चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेंजीनॉइड्स, ये वे यौगिक हैं जो एक या एक से अधिक बेंजीन वलय युक्त होते हैं, बेंजीनॉइड्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ 2 बेंजीन आपस में जुड़ गई, और यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग जुड़ गई, तो ये क्या कहलाते हैं, बेंजीनॉइड्स कहलाते हैं। सभी एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन इस तरह से हैं। इसके बाद अगला जो है ये है नॉन बेंजीनॉइड्स। तो जो नॉन बेंजीनॉइड्स हैं, ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, उनको नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं, लेकिन एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पिरीडीन है और थायोफीन है, तो ये एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का रूल फॉलो करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का समीकरण सहित समझाइए। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट समीकरण समझते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CHCl3 के साथ कराने पर टॉल्यून प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है, यहाँ पर ये CHCl3 है, और यहाँ पर निर्जल AlCl3 के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं इसकी उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलता है, टॉल्यून मिलता है, और यही क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से हो जाता है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगला है लिंडलार उत्प्रेरक क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, बेरियम सल्फेट पर निक्षेपित पैलेडियम उत्प्रेरक का मिश्रण लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है। फिर से देख लीजिए, बेरियम सल्फेट पर निक्षेपित पैलेडियम उत्प्रेरक का मिश्रण लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है। यह उत्प्रेरक विष का कार्य करता है और केवल एल्कीन अवस्था तक ही एल्काइन का अपचयन करता है, माने क्रिया को रोक देता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्काइन का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। यह उत्प्रेरक आगे एल्कीन को एल्केन में अपचयित नहीं होने देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एल्काइन है, ये ट्रिपल बंध वाला है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का हम क्रिया कराते हैं, यहाँ H2 लिखना है। यह हाइड्रोजन गैस का हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ एक H जुड़ा, इसमें एक जुड़ा और एक बंध कम हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ लिंडलार उत्प्रेरक है, तो ये केवल एक ही बार अपचयन करता है, आगे की क्रिया को रोक देता है। तो एल्काइन से एल्कीन बनता है, एल्केन नहीं बन सकता है, तो यह अपचयन प्रक्रिया को रोक देता है, इसलिए हम इसको विष भी बोलते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक जो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण तथा विहैलोजनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको समझना है, यहाँ विहाइड्रो भी है, हैलोजनी भी है। तो किसी समूह से हाइड्रोजन का विलोपन होना, हैलोजन का विलोपन हुआ, दोनों का विलोपन जब होता है तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाता है। और ये विहैलोजनीकरण का मतलब होता है इसमें हैलोजन परमाणु का सिर्फ विलोपन होता है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और हैलाइड के अणु का विलोपन विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी विलोपन हो रहा है, हैलाइड का भी विलोपन हो रहा है। इस अभिक्रिया के दौरान बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का विलोपन होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो है CH3 CH2 CH2 Cl है, तो ये प्रोपिल क्लोराइड है। अब प्रोपिल क्लोराइड को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये क्लोरीन भी यहाँ से जा रहा है और साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी गायब हो रहा है। देख लीजिए, इसका CH3 तो यही लिख दिए हैं, इसके बाद ये CH2 का CH ही हो गया है और यहाँ पर ये जो है CH2 लिख दिए हैं और ये Cl हट गया है। तो यहाँ पर इस तरह से बाकी KClH2 है, ये तो बाय प्रोडक्ट हैं, बने हैं, आपको इस अभिक्रिया से मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल रहा है और साथ में क्लोरीन भी निकल रहा है, क्लोराइड भी निकल रहा है। तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों का विलोपन होता है। इसके बाद ये है विहैलोजनीकरण, तो इसमें केवल हैलोजन का जो है विलोपन होता है। तो बिस डाई हाइलाइड को जिंक चूर्ण के साथ मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के दौरान केवल हैलोजन का विलोपन होता है, इसलिए इसे विहैलोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है, ये इस तरह से है, तो इसमें यहाँ पर ये ब्रोमीन, ये हैलोजन है, ये हट जाता है, यहाँ भी है हैलोजन हट जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर बनता है। तो ये केवल विहैलोजनीकरण है जिसमें हैलोजन का विलोपन होता है। तो इस तरह से ये 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इनकी तैयारी करिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और आपके किसी भी कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।